आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं के असाइनमेंट 6 का अर्थात आपके जनवरी माह का जो कक्षा 12वीं के हिंदी का आया है असाइनमेंट, उसका पूरा A to Z एकदम अच्छे से उत्तर देखने वाले हैं। ठीक है, आपको एकदम अच्छे से पूरा दिखाया जाएगा। देखिए प्रश्न सहित एकदम अच्छे से, ताकि आपका एक भी नंबर ना कट सके, क्योंकि अब आप लोग देख रहे हैं कि ऐसी घड़ी आ चुकी कि आपका इसी के हिसाब से भी पूरा बनाया जा सकता है रिजल्ट। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। इस बार बहुत अच्छे से मेहनत करके आपके लिए पूरा PDF तैयार किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 आपसे कह रहा है, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? छोटा मेरे खेत कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यह आपका छोटा मेरा खेत कविता से आया है, जो कि प्रश्न है, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको एकदम अच्छे से दिखा देते हैं। देखिए एक बार और आपके लिए यहाँ पास प्रश्न लिखा गया है। देखिए वही प्रश्न है। ठीक है, आपका इतना उत्तर हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, ये पूरा उत्तर हो जाएगा। चलिए एक बार हम इसको अच्छे से आपको समझा भी देते हैं। रस का अक्षय पात्र लिखकर कवि ने रचना कर्म की कई विशेषताओं का उल्लेख किया है। कवि के अनुसार उत्तम साहित्य रूपी फल से अलौकिक अमृत धाराएं निकलती हैं। कुल मिला के यहाँ पास देखिए कविता को यहाँ पास वो किया गया है। ठीक है ना, खेत से। फिर यहाँ पास देखिए क्या है, दिव्य रस का यह पात्र कभी भी रिक्त नहीं होता है। ठीक है ना, इसको जितना भी खर्च किया जाए वह खत्म नहीं होता, अर्थात इसकी प्रवृत्ति अक्षय है। यही आपको समझाना रहा। ठीक है, फिर देखिए कवि के अनुसार किसी उत्कृष्ट कृति का रसास्वादन पाठक या रसिक वर्ग युगों युगों तक करते हैं। रामचरितमानस एवं गीता इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आपको ये जरूर लिखना है। ठीक है ना, रामचरितमानस और गीता इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। खेत में उपजा खाद्यान्न तो एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन एक सुंदर साहित्यिक कृति का अमृत रूपी रस चिरकाल तक सभी के लिए सुलभ रहता है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कविता को खेत से तुलना करके यहाँ पास बताया गया इस कविता में, तो आपको वही चीज़ यहाँ पर समझाना रहा। तो आप पूरा इतना लिख दीजिएगा, एक भी मत छोड़िएगा। एकदम अच्छे से आपके लिए ढूंढ के तैयार किया गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न था यहाँ पास, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे समझाकर लिखिए। देखिए ये आपके अतीत के दबे पांव जो पाठ है उससे प्रश्न आया है। तो चलिए इसका उत्तर अच्छे से देखेंगे अब हम लोग। ठीक है, यहाँ पास वही फिर से आपके लिए प्रश्न लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो आपको पूरा इतना लिखना है। देखिए ठीक है ना, इतना पूरा लिख देना है। तो चलिए इसको भी अच्छे से हम एक बार समझा देते हैं। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, फिर भी इसमें आडंबर या बनावटीपन लेश मात्र भी नहीं था। यह सभ्यता हर प्रकार के साधनों से भरी पड़ी थी। वहाँ व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती तो है, मगर सब कुछ आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ नहीं है। भव्यता के आडंबर का प्रदर्शन कहीं नहीं दिखता। निर्माण शैली हर प्रकार से विस्तृत होने के बाद भी लोग दिखावे से बहुत दूर रहते थे। सभ्यता का निर्माण व्यवस्थित तरीके से किया गया। जो वस्तु जिस रूप में सुंदर लगती थी उसका निर्माण उसी ढंग से किया गया था। पुरातात्विक तथ्यों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता अत्यंत विशाल थी। आपको ये लास्ट वाला भी ज़रूर लिख देना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप लोगों को देखिए बाद में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपका परीक्षा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कुछ भी होगा, आपका मदद ज़रूर किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल आपका जो प्रश्न 2 था उसका उत्तर आपको पूरा इतना लिख लेना है। ठीक है ना, एक बार और हम आपको बता देते, इतना पूरा लिख लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 3 देखिए यहाँ पास आपसे बोल रहा है, बगुलों के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है ना, वही, क्योंकि ये कविता है तो इसका काव्य सौंदर्य होगा। ठीक है ना, तो इसके काव्य सौंदर्य पर हमें प्रकाश डालना है। ये भी आपका 3 नंबर के लिए। देखिए इसके ऊपर वाले 4-4 नंबर के लिए थे, इसलिए बड़े बड़े प्रश्न थे। तो आप बिल्कुल भी कहीं से भी लिखिए, लेकिन बिल्कुल भी आप 75 शब्द और 100 शब्द से ऊपर ही लिखिएगा, इसलिए हम आपको बड़े बड़े उत्तर दिखाए हैं। अब इसका आप थोड़ा छोटा लिख सकते हैं, बगुलों के पंख कविता के काव्य सौंदर्य पर आपको प्रकाश डालना है, हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है ना, सौंदर्य पर प्रकाश डालना, इतना पूरा आपको लिख देना। हेडिंग में आप ये जरूर डालिएगा, बगुलों के पंख। बगुलों के पंख आपको हेडिंग में रखना है। ठीक है ना, तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पास कवि, संकलित द्वितीय कविता बगुलों के पंख में गुजराती कविता और साहित्य को नई
भंगिमा और नया स्वर देने वाले कवि उमाशंकर जोशी ने चित्रात्मक शैली में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का सजीव वर्णन किया है। कवि काले काले बादलों वाली पृष्ठभूमि में पंक्तिबद्ध होकर उड़ते सफ़ेद बगुलों को देखता है। संध्या का समय है, ये उड़ते हुए परिंदे कवि को कजरारे बादलों से ऊपर तैरती संध्या की श्वेत काया से सदृश प्रतीत होते हैं। अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के परिपूर्ण यह दृश्य अपने जादू से कवि को पूरी तरह बांध लेता है। कवि सब कुछ भूलकर इस दृश्य बिंब के प्रभाव से सम्मोहित हो जाता है। उसे लगता है कि श्वेत बगुलों की ये पंक्तियाँ उसकी आंखों के दृश्यत्व को चुरा ले जा रही हैं। वह इस माया अर्थात सम्मोहन से स्वयं को बचाने का आग्रह करता है। ठीक है, तो आपको पूरा इतने अच्छे से लिख देना है, एकदम अच्छा आपके लिए उत्तर है ये। ठीक है ना, 3 नंबर के हिसाब से आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। फिर अगला यहाँ पास प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्रमांक 4, एकदम डेफिनेट उत्तर इसका भी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपका पत्र आया है। ठीक है ना, नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा है जिससे डेंगू फैलने का भय है। ये 5 नंबर के लिए ध्यान रखिएगा, तो आपको सभी चीज़ों में ध्यान अच्छे से देना होगा। तो चलिए, इस बार प्रश्न आपके कम आए हैं परंतु बहुत अधिक नंबर के आए हैं, तो आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो पूरा इतना है, आप एक बार में ही इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आपको प्रश्न दिखा देते हैं, देखिए वही प्रश्न, देखिए सेम, आपको इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। ठीक है, पूरा हूबहू इसको आपको ऐसे लिख देना है। प्रश्न है यही, आप देख सकते हैं। नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा हो जाता है, इससे मलेरिया फैलने का भय। सेम वही प्रश्न है और आपका उत्तर आप पूरा यहाँ से लिखेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो यहाँ तक हो जाएगा। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है ना, ये आप लिख दीजिएगा। उसके नीचे वाली लाइन में लिखिएगा नगर निगम जबलपुर मध्य प्रदेश। आप यहाँ पास अपने जिला का भी नाम डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप ये भी रहने देंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको जगह और नाम कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं बोला गया है। फिर आप विषय डालेंगे जमा पानी से मलेरिया फैलने का भय। ठीक है, फिर आप महोदय लिखेंगे, हम सभी संजय नगर निवासी। अब आप यहाँ पास वही अपना, आप जहाँ की निवासी हैं उसका स्थान आप लिखिएगा। तो फिलहाल यही है, हम सभी संजय नगर निवासी आपका ध्यान अपने नगर की ओर। यदि आप लोग देखिए ज़्यादा इसमें वो नहीं करना चाहते हैं, आपको नंबर कटने का भय है, तो आप हूबहू पूरा लिख दीजिएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ध्यान अपने नगर की ओर दिलाना चाहते हैं। वर्षा समाप्त हुए लगभग 1 सप्ताह बीत चुका है, अभी भी सड़क के गड्ढे पानी से भरे हैं। सड़क के दोनों ओर तो पानी के तालाब ही बन गए हैं, जिन पर हजारों मच्छर सदा मंडराते रहते हैं। उस तरफ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। मच्छरों के कारण पूरे संजय नगर में मलेरिया एवं डेंगू फैलने का खतरा बना हुआ है। फिर आपको इसका भी नंबर मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये जो आप लोग लिखते हैं तो इसको भी जरूर लिखना है पैराग्राफ छोड़ के। आपसे अनुरोध है कि शीघ्र वर्षा के जल की निकासी की व्यवस्था करें, साथ ही मच्छरों के लार्वा नष्ट करने की व्यवस्था भी आवश्यक है। धन्यवाद प्रार्थी संजय नगर के सभी निवासी। दिनांक, ठीक है ना, आपको स्पेशली अपना नाम भी आप लिख सकते हैं या फिर आप एक निवासी के रूप में भी लिख सकते हैं, संजय नगर के सभी निवासी, या आप कहीं से भी लिख रहे हैं, बिलासपुर कहीं से भी, तो आप वहां का भी डाल सकते हैं। और उस दिन का दिनांक डालिएगा जिस दिन आप लिख रहे होंगे। जैसे अगर आप आज लिख रहे हैं तो आज आप 25 तारीख डाल दीजिएगा। आप लोग पूरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जो कि शायद आखिरी प्रश्न है। आप लोग वीडियो को लाइक यदि अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था, अतीत में दबे पांव के आधार पर समझा कर लिखिए। ये भी आपका 4 नंबर के लिए आया, 75 से 100 शब्द के अंतर्गत लिखना है। तो चलिए इसको भी आपको अच्छे से हम बता देते हैं। देखिए पूरा सेम प्रश्न है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा। यहाँ पास प्रश्न है आपके जो आपके मूल बुक में मिलेगा, ठीक है ना, मिलेगा। वो क्या प्रश्न है? सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित, ये धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया है? वही प्रश्न यहाँ पास भी पूछा गया कि समाज पोषित था तो ऐसा क्यों कहा गया है, समझा कर लिखिए। तो चलिए इसको हम आपको समझा देते हैं। आप लोगों को यहाँ पास थोड़ा सा देखिए, अगर ब्लर दिख रहा होगा तो हम यहाँ पास बोल देंगे तो समझ में आ जाएगा, वैसे एकदम साफ दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पास सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसका सौंदर्य बोध। यह सौंदर्य बोध किसी राज सत्ता या धर्म सत्ता से प्रभावित न था, बल्कि समाज
उस सौंदर्य का पोषक था। यहाँ अनुशासन था पर ताकत के बल पर नहीं था। इसी कारण यहाँ अनेक औजार मिले हैं परंतु हथियार नहीं, और न राजतंत्र के महल, उपासना स्थल व समाधियाँ मिली हैं। यहाँ के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला व नगर योजना के साथ धातु व पत्थर को मूर्तियाँ, मृतभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण, सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को कला सिद्ध प्रकट करता है। पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की विशेषता सौंदर्य बोध बताते हैं। यह सौंदर्य समाज पोषित था, इसलिए यहाँ आकार की भव्यता के बजाय कला की भव्यता अधिक थी। आपको पूरा इतना लिख देना है। 4 नंबर के लिए आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम अच्छे से आपको समझा दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक का पूरा उत्तर। अब आपका भी कर्तव्य, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।